मनाल सईद और आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खातिरदारी। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक इनकम टैक्स से है। जी हाँ, कुछ याद आया? चले मैं आपको एक हिंट देती हूँ। जब भी अपराइट की बात आती है सबसे पहले हमारे जहन में उन्हीं का नाम आता है। पहचानिए, सोचिए थोड़ा सा। चले ठीक है, हम ही बता देते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अबरार अहमद और उनकी शरीक हयात परवीन अहमद से। चेयरमैन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन दिल्ली जनाब अबरार अहमद की पैदाइश अगस्त 1957 में उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के गांव मौधा में हुई। यहीं से आपने 10वीं तक की पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए, जहां आपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला तो लिया, लेकिन उसे बीच में छोड़कर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। फिर उसके बाद आपने लॉ की भी पढ़ाई की, यानी एलएलबी किया। आखिर में आपने यूपीएससी का इम्तहान पास किया और आईआरएस की नौकरी के लिए चुने गए। आप 1980 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। इनकम टैक्स महकमे में जनाब अबरार अहमद को एक जुझारू, काबिल और टीम के साथ काम करने वाले ऑफिसर की हैसियत से जाना जाता है। आपकी शरीक हयात मोहतरमा परवीन अहमद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा था बचपन में कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, या कोई प्लान्ड वे था, या आपने सोच रखा था कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसी उसमें जाना है? हकीकत तो मनाल ये है कि मेरा ताल्लुक एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है यूपी में, और एक वहाँ कस्बा है मौधा, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो वहाँ अगर लोग हाई स्कूल या इंटर में पास हो जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इत्तेफाक से मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। तो जब रिजल्ट देखा गया तो सेकंड थर्ड में देखा गया तो उसमें तो नाम था नहीं, तो हमारी पिटाई हो गई कि ये भी फेल हो गया। फर्स्ट डिवीजन देखे नहीं गया। फिर सुबह टीचर्स ने कहा ये तो भाई अव्वल पास हो गया है। अच्छा, पिटाई पहले हो गई। पिटाई पहले हो गई, फेल हो गया। तो फिर हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनका भाई पढ़ने में ठीक ठाक है, तो हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो हाई स्कूल करने के बाद हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए वहाँ पीयूसी करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे क्या किया सर आपने अलीगढ़ में? अलीगढ़ में मैंने प्री यूनिवर्सिटी किया और प्री मेडिकल, फिर मेरा मेडिकल में भी क्वालिफाई किया। अच्छा, आपने मेडिकल में भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करके तो बीएससी ऑनर्स हमने केमिस्ट्री से किया। फिर लॉ में स्विच कर दिया, एलएलबी। तो घर वालों ने कहा अब तो ये गॉन केस है, अभी तो डॉक्टर बनने की बात हो रही थी, लॉयर पे आ गया। अब ये गॉन केस है। लेकिन मेरे जहन में था कि लॉ करके हम सिविल सर्विसेज में बैठेंगे। अच्छा, आपके जहन में थोड़ा सा था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या लॉ कर लिया इस वजह से आपने सोचा? नहीं, हकीकत तो ये कि सिर्फ जहन में होता था कि कहीं नौकरी मिल जाए। अच्छा। पीसीएस हो, पीपीएस हो, आईपीएस हो, हर जगह एग्जाम देते थे कि बस नौकरी चाहिए, कहीं नौकरी। क्योंकि उस वक्त उम्र 18-19 साल की, तो एक नौकरी, और ये बात हम बता रहे हैं 77-78 की, जैसे कि तो उतनी अकल भी नहीं। ये होता था कि नौकरी मिल जाए, कहीं जाना है। तो अलीगढ़ में फिर हम यूपीएससी में बैठे और माशाल्लाह इसमें। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे और जानना चाहती थी कि इनकम टैक्स, जब हम ये नाम सुनते हैं लोगों के दिल में एक घबराहट, दहशत सी आ जाती है कि इनकम टैक्स का आदमी है, मतलब। तो सर, आप जब आए इस फील्ड के अंदर तो आपकी कैसी फीलिंग थी? आपको घबराहट हुई, आपको डर लगा, या आप कंफर्टेबल थे? तो आपकी फीलिंग क्या थी? देखिए मनाल, आपके दो सवाल हैं। एक तो पब्लिक क्या सोचती है इनकम टैक्स के बारे में, और एक मैं क्या सोचता हूँ। तो खैर हम तो पार्ट होने जा रहे थे, तो हमें सब उतनी एंग्जाइटी थी, डर नहीं था। क्योंकि हम तो इन्फोर्समेंट। लेकिन यह आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, बिल्कुल सही है। और ये फीलिंग थी, लोग इनकम टैक्स से खौफ खाते हैं अभी भी है, बिल्कुल। और मैं बम्बई में भी था पोस्टिंग, तो जब आयकर भवन से लोग निकलते हैं तो लोग कहते हैं स्लॉटर हाउस को देख लो। तो ये फीलिंग, लेकिन ये फीलिंग बदल रही है। पहले हम लोग टैक्स पेयर को बुलाते थे, अब हम टैक्स पेयर के घर जाते हैं, तो बड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ। आप तो बहुत छोटी हैं, जब मैं नौकरी में आया हूँगा तो आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो उस वक्त लोग डरते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने स्कीम लाए कि फाइल स्माइल एंड गो, रिटर्न फाइल कीजिए, स्माइल कीजिए, गो। तो ये फीलिंग हम लोगों ने,
नंबर 1, नंबर 2, अब हम टैक्स पेयर के डोर स्टेप पे खुद जाते हैं, उन्हें नहीं बुलाते। अच्छा, उन्हें कंफर्टेबल कराते हैं, कंफर्टेबल करती है। फाइल स्माइल एंड गो। अच्छा सर, मैं अब एक बात जानना चाह रही थी कि मैंने सुना है जहां जहां आप गए हैं वहां वहां रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी, कैसे आप लोगों से निकलवा लेते हैं पैसा? देखिए, सरकारी नौकरी में या कोई प्राइवेट सेक्टर हो तो ये टीम वर्क होता है। जैसे आपकी आज एक टीम है, इंडिविजुअल डिलीवर नहीं कर सकता। तो जैसे मैं कमिश्नर रहा या मैं चीफ कमिश्नर रहा बॉम्बे में, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ा स्टेट है। जी। तो सब ऑफिसर्स की हम मीटिंग बुलाते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अकेले तो नहीं कर सकता, ये जो कमिश्नर है सुबार्डिनेट वो नहीं, चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एक टीम है। जब तक टीम नहीं लगेगी तो कामयाबी नहीं होगी, टीम वर्क के साथ ही होगा। अगर फेल्योर है कामयाबी तो सबकी कामयाबी, नंबर 1। दूसरी जो हम मीटिंग करते थे टैक्स पेयर के साथ, ये ट्रेड एसोसिएशन के साथ, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, तो हम उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, ड्यू टैक्स हो, जो आपका टैक्स बनता है वो दीजिए प्लीज, और जो टैक्स आप देंगे वो नेशन बिल्डिंग में जाएगा। और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, सियाचिन में है, बॉर्डर में है, ये पैसा हम उनके लिए भेज रहे हैं, जो हमें यहाँ सुकून से बैठने देते हैं। तो ऊपर वाले के लिए दिस इज अ सर्विस टू द नेशन। अगर आप टैक्स की चोरी करेंगे तो इसके माने आप बिट्रे कर रहे हैं देश को। तो इतना असर होता था। और हम दूसरा ये कहते थे कि हम आपको हरेस नहीं करेंगे, हम 24 घंटे अवेलेबल है। हम टेलीफोन देते थे कि अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई हरेस करता है, आप मुझे कर दीजिए। उसका नतीजा ये होता था कि ऊपर वाले का भी करम होता है। मैं कमिश्नर अजमेर भी था जैसे, तो वहाँ मेरे ख्याल में 300% बढ़ गया था रेवेन्यू। 300%। मैं कमिश्नर अहमदाबाद था, वहाँ रेवेन्यू बड़ा, मैं अपील में था। फिर बॉम्बे में था, वहाँ बहुत बड़ा, यानी अनइमेजिनेबल। फिर मैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर दिल्ली भी था आपकी दुआ से। जी माशाल्लाह। और 6 साल से बजट पूरा नहीं हुआ था। जब मैं यहाँ पे दिसंबर 16-17 में आया, तो 6 साल बाद ऊपर वाले की मेहरबानी से और टीम वर्क की वजह से 6 साल बाद बजट पूरा हुआ था। और इंडिया का भी बजट पूरा हुआ था 2016-17 में। तो ये टीम स्पिरिट है जो आप पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका अपने सबऑर्डिनेट से अच्छा रिलेशन रहा है? उसके बगैर गुजारा नहीं है, सर्वाइवर नहीं है। अच्छा सर, कहते हैं कि एक कहावत है, या कहते हैं कि विद पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर थी तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो इसे आप कैसे हैंडल करते थे? उसमें क्रेडिट जाता है हमारी बेगम साहबा को। घर से अगर आपको सुकून है, ब्रेकफास्ट करके गए और आपको चिंता नहीं कि टेलीफोन आएंगे, तो आप यू कैन डू योर टाइम, सो यू हैव टू बैलेंस। सॉरी, इस खाने की शुरुआत होती थी आपकी, तो दिन तो हसीन जाएगा ही। हाँ, सुबह सुबह अच्छा मूड हो जाता है, उन्होंने कहा तो उससे अच्छा मूड हो जाता है। तो हम कहते हैं हम करके आते हैं, तो वंस यू हैव ए गुड ब्रेक, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, फूड का ज्यादा शौकीन हम या आप? बेगम साहब ज्यादा शौकीन है। दाल सब्जी मिल जाए तो खुश है, बिरयानी खुश है, कभी नहीं करेंगे। अच्छा। आपको एक वाकया बताओ, हम 2.5 अजमेर था, तो बच्चे जहाँ हम रहते थे बंगले में हो जाते थे, कभी नॉन वेज ही नहीं बनवाते हैं। अच्छा। तो मुझे ख्वाहिश नहीं होगी, दाल तो कुछ भी हो पर्सन, कुछ भी। मतलब वेज में भी खुश है, नॉन वेज? डेली नॉन वेज मिल जाए आई एम हैप्पी। अगर डेली वेज मिल जाए तो आई एम हैप्पी, कोई डिमांड नहीं करते। फेवरेट डिश कौन सी है सर आपकी? सबसे फेवरेट हमारी फिश है, मछली। अच्छा, मछली फ्राइड या फिर वो घर में बनी हुई मछली चावल? मछली चावल जो ग्रेवी वाली है। और बेगम साहबा बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह। अच्छा। और जो ये करेला बनाती है तो दैट कैन बीट योर नॉन वेज एनीथिंग। अच्छा, करेला जो है, करेले जैसी तल्ख चीज इतनी मजेदार, खूबसूरत है। अब मैं बताऊं, जब हमारा लंच होता है ऑफिस में, सब लोग बैठते हैं और करेला अगर आता है तो सब लोग कहते हैं कि अबरार भाई तुम करेला मत खाना यार, करेला भाभी का है, ये हमें दे दो। अच्छा, हम खाएंगे। हम खाएंगे। तो फेवरेट डिश है। सही है। तो सर, अब मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगी कि इस टेन्योर में जिसमें आपने इतना ये डिपार्टमेंट में वक्त गुजारा है, कोई ऐसा वाक्य जो आपके बहुत दिल के करीब हो या आपको बिल्कुल याद हो कि हाँ ये ऐसा इंसिडेंट था जो मैं नहीं भूल सकता? हम लोग कानपुर में पोस्टेड थे और धनबाद में जो कोल माफिया का अगर आपने नाम सुना हो, तो उसके हम इंचार्ज थे, वन ऑफ द जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वहाँ जो लोकल अफसर थे धनबाद और बिहार और कलकत्ता के, वो लोग खौफ थे, उनसे डरते थे। तो हम लोग कानपुर से गए और धनबाद जो माफिया था उस पर हम लोगों ने सर्च किया
कि वो कहते थे कि उनकी अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, तो उसको हम लोगों ने सप्रेस करा किया, जो कोल माफिया था। दूसरा हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्च किया था कि ये था कि जम्मू एंड कश्मीर अंडर में नहीं आता, तो वहाँ हम लोगों ने सर्च करके किया कि नहीं, वो भी इंडिया के अंडर में है। तो ये इस तरह के इंसिडेंट हैं। अच्छा, वो आपको यादगार रहते हैं। एक हम कानपुर में पोस्टेड थे, बांदा में हमने सर्च किया था, तो वो ददुआ का इलाका था, तो वहाँ मेरे ख्याल में उस वक्त हम लोगों ने रेड किया करीब 76-7। उस वक्त तक इतना बड़ा सीजर और सर्च कामयाबी नहीं हुई थी। आपको माशाल्लाह सक्सेस मिल गई उसमें। हम उसमें लक फैक्टर मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं लेकिन हमें कामयाबी मिल जाती है। अच्छा सर, आप लक को कितना एम्फेसिस देते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, जिस वक्त ये सिविल सर्विस का रिजल्ट आया तो लोग आए मौदा में, तो मैंने कहा कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं यूपीएससी में 8 लाख 10 लाख लोग बैठते हैं, सिलेक्शन होता है 400-500 लोगों का, तो 90-80% तो आपकी मेहनत है, हार्ड वर्क है, लेकिन जो फाइनल गोल है वो लक के ऊपर होता है। अगर लक नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाएगा, अगर लक अच्छा है तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपकी शरीके हयात हैं सर, आपको प्रेशर होता है, इनकम टैक्स का काम है, कभी कभी इंसान स्ट्रेस होता है, तो मैम का कितना रोल रहा है आपकी लाइफ में उसे स्ट्रेस रिड्यूस करने के? हम लोगों की आदत है, हम आते हैं तो जनरली कहते हैं कि ऑफिस को घर में डिस्कस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि और घर को ऑफिस में मत डिस्कस कीजिए, लेकिन हम आते हैं जब इनसे कहते हैं तो कहते हैं मस्त रहो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। अगर अच्छा वक्त है वो निकल जाता है, तो खराब टाइम ये भी चला निकल जाएगा। तो शी इज ए स्ट्रेस बस्टर, तो बड़ा सुकून हो जाता है, डिस्कस कर लेते हैं। मैम आपको कहाँ पे मिली? हम लोगों का वतन एक ही है, मौदा एक तहसील है, तो हम लोग रिश्तेदारों में, हमारे मामू की बेटी की बेटी है, तो रिश्तेदारों में। सर आपकी लव मैरिज थी अरेंज? अरेंजमेंट। हम लोगों को छोटे बचपन में उम्र हो गई, उसमें तो लव अब तो कोई जानता ही नहीं। तो सर मैम आपको कहाँ मिली? हमें निकाह के बाद भी नहीं मिली। हम निकाह पहले हो गया, पहले तो बुजुर्ग लोग तय कर दिया, निकाह भी हो गया, निकाह हो गया, हम अलीगढ़ पढ़ने चले गए, ये अपना लोकल करते। अच्छा सर, आपने निकाह से पहले देखा था मैम को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस टोटल अरेंज मैरिज कि हाँ मेरा निकाह इनसे हुआ है, दैट्स इट। अच्छा जी। और देखने के बाद शादी के बाद उस वक्त कंसेप्ट आता था गौने का, तो फिर गौना हुआ, फिर मुलाकात हुई। और उसके बाद आप ब्लेस्ड हो गए? फिर उसके बाद ब्लेस्ड। अच्छा सर, मैंने सुना है आपका शेर व शायरी का बहुत मिजाज है, आपको पसंद है शेर व शायरी, तो आपके फेवरेट कोई शायर? देखिए, मुझे पढ़ने का तो शौक नहीं, लेकिन सुनने का बहुत शौक है। सुनने का मुशायरा, और उसमें अच्छा। हम जाते भी हैं, अच्छा। अरेंज भी करते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा हमें पसंद है इकबाल और गालिब। अच्छा। क्योंकि इकबाल की जो फिलॉसफी है और गालिब का जो कंसेप्ट है, ये दोनों हमारे बहुत। तो सर उनका एक शेर हो जाए? बहुत ही मशहूर है, अब तो उम्र का भी तकाजा है, ज्यादा चीजें याद नहीं है। इकबाल का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपके घर में कौन सा खाना बनता है, दिल्ली बेस्ड या फिर यूपी बेस्ड? कौन सा क्विजीन आप उनके लिए प्रेजेंट करते हैं? देखिए, जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हम लोग बहुत खुश होते हैं दिल से, माशाल्लाह जी। और हम ये चाहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल हो। जी जी। तो मैं ऑफिस से टेलीफोन करना शुरू करता हूँ। अच्छा। कि बेगम मेहमान आ रहे हैं भाई, मनाल आ रहे हैं, गुप्ता जी आ रहे हैं, उनकी टीम आ रही है, कुछ बनाओ। तो माशाल्लाह बगैर कुछ पूछे वो लग जाती हैं, और उन्हें क्या करना है ये उनका डिपार्टमेंट है। अच्छा। अगर आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके मेहमान आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, बहुत बहुत आला अफसर आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो आप कैसे करती हैं उनकी खातिरदारी? क्योंकि जितने भी हमारे अपने दोस्त आते हैं मिलने वाले, उनको बिरयानी और शामी कबाब हमारे बहुत पसंद है। अच्छा। तो उनकी चॉइस होती है कि आप ये बना के रखिएगा, और बाकी उसके ऊपर जो भी कोई चीज़ बना लो वो अलग होता है। अच्छा, खाना बनाने का शौक है आपको? हमेशा से, शुरू से ही? शुरू से। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा खाना बनाना? कहीं पढ़ के, या वो जो कहते हैं ना कि पुराना चला आ रहा है, आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, या फिर आपका इंटरेस्ट शुरू से था ही कि मैं डिफरेंट डिफरेंट डिशेस एक्सपेरिमेंट करूं? नहीं, हम लोगों की शादी तो इतने बचपन में हो गई थी, तो हम लोगों को खाना बनाना तो नहीं, लेकिन हमारी जो बड़ी सिस्टर थी, अच्छा, उनसे और मदर से हम लोगों ने सीखा। अच्छा, मम्मी और बहन से सीखा आपने। अच्छा मैम, सर की फेवरेट डिश कौन सी है? वैसे तो इनको कुछ भी दे दो तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र करके खा लेते हैं। वैसे ये जो है तो जैसे करेला है और फिश है,
जी जी। इस तरह की चीजें मतलब ये घर में ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कभी होता है ना, सर का मूड खराब है, बस ये खाना रख दो, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, मूड एकदम चिल हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं कोई खाना? ऐसा वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ। हाँ ये है जैसे इनको ब्रेन करी दे दो। अच्छा। हाँ तो ब्रेन करी इनको बहुत पसंद है, तो ब्रेन करी खाते हैं। मतलब ऐसी इनको कोई ख्वाहिश ये नहीं रहती है कि नहीं मुझे ये दो तो ये है, कोई भी चीज़ अल्लाह वो करो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं माशाल्लाह। मतलब खाना आपके हाथ का ही खाना है, चाहे जी, कुछ भी बनाओ? हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा वो नहीं है, आपके हाथ का ही बना हुआ खाना? नहीं हमारे हाथ का तो जैसे खाते रहे हैं हम। जी, जी। बच्चियाँ आ गई हैं, बहुएं आ गई हैं, उनके जी, हाथ का जी, भी जी। खा लेते हैं। सर्वेंट हैं हमारे, उनके हाथ का मतलब भी। सर आराम से कुछ भी खिलाओ, वो पसंद करके शुक्र अल्लाह का करके हाँ, खा लेते हैं अपना बिल्कुल, मजे से। बिल्कुल, हाँ। मैंने सुना कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, तो आपने भी सर को नहीं देखा, तो एक दिल में ख्याल आता है कौन है क्या है, कुछ पता था सर के बारे में आपको पहले से? नहीं हम लोग रिलेशन में थे, ये तो था कि मतलब ये हमारे अपने हैं, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी उस टाइम कि मतलब हम लोग मिले या क्या है। जब मिले तो फिर अच्छा, देख रखा था कि पता था कौन है? कभी नहीं, नहीं ये देखा? मालूम था कि ये हमारी जो मदर है जी जी। उनकी फूफी के बेटे हैं। अच्छा, पुप्पी के बेटे, बस नाम सुना हुआ था। नाम सुना हुआ, देखा कभी नहीं? देखा सिर्फ क्योंकि लिखा था। शादी हुई फिर अलीगढ़ चले गए। जी जी। उसके बाद फिर जब मुलाकात हुई तो फिर हुई अच्छा, वैसे। आप निकाह के बाद भी नहीं मिली? नहीं नहीं, पहले ये अलीगढ़ होता ही चले नहीं गए? था। हाँ ये होता ही अच्छा। नहीं था पहले। अच्छा, फिर आप लोग कहाँ मिले? दिल्ली में आके? नहीं हम लोग वहीं मिले, मौदाहा में मिले, अच्छा, वहां मिले, वहीं फिर रहे? वहीं पे रहे। फिर बाद में सर्विस में आ गए माशाल्लाह। फिर साथ रहने लगे, फिर वो तो सब कुछ है ही है। तो आपने सर की खातिरदारी तो बहुत करी, तो चलिए आज देखते हैं आप दोनों मिलके अपने मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। चलिए नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं इनके किचन में। तो लीजिए, हम आ गए हैं परवीन मैम और अबराज सर के किचन में। तो आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम वाइट चिकन बनाने जा रहे हैं। वाइट चिकन, सर का फेवरेट वाइट ये चिकन। मेरा बहुत ही फेवरेट व्हाइट जी चिकन है। जी जी। तो मैम हम कौन कौन से मसाले डालने वाले हैं? हम इसमें हरी इलायची डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, लौंग डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, जी नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे ठीक है। और प्याज डालेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी प्याज डालेंगे। हाँ जी, और अब इसे भून लेंगे। थोड़ा हाँ इसको ब्राउन करके इसको भून लेंगे। ठीक। तो ये कुछ थोड़ी ब्राउन हो चुकी है और कुछ इसमें डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे। फिर ये हमने ये चिकन हमने फ्राई करके रखा था। ठीक है, ठीक अभी है। कितना चिकन है ये, इसकी क्वांटिटी? ये 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन। जी। और मैम 1 किलो चिकन में कितनी प्याज डलेगी? इसमें 250 ग्राम प्याज। 250 ग्राम प्याज को ब्राउन करके। ब्राउन करके फिर इसको उसके बाद अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ चिकन रखा है, अच्छा, ये फ्राई हमने इतनी देर किया है ताकि ये गल जाए। गल जाए थोड़ा। ठीक है। ठीक है ना। फिर उसको हम इसके पीसेस डाल देंगे इसमें। जी जी। और इसे मिक्स कर देंगे हाँ सारा चिकन इसको डाल के। थोड़ा मिक्स करेंगे। जी जी। ये हरी मिर्च डालेंगे। मैम कितनी हरी ये- मिर्च चाहिए? ये 3 से 4 हरी मिर्च है। 3 ये से 4 मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है। अच्छा, जिसमें मिर्ची नहीं होती। हाँ इसमें ये तीखी नहीं होती। अच्छा, इनको डाल देंगे। और फिर चलाते रहेंगे। फिर हाँ इनको हल्का सा फिर चलाएंगे। जी जी। अभी से इसका कलर इतना खूबसूरत हो रहा है, ग्रीन गोल्डन एंड व्हाइट। अच्छा मैम, चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। जी। इसमें जो चिकन का इसका जो पानी है तो वो थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें दही और क्रीम डाल दें। ये 100 ग्राम करीब दही है, जी जी। तो इसको डाल देंगे। अच्छा, सारा डाल देंगे। सब डाल देंगे इसमें। अच्छा, इसमें कोई अभी पानी नहीं डलेगा? नहीं। अच्छा।
बस इसको थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे इसमें। जी, चलाते रहेंगे जी, ताकि जले ना। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें फिर ये वाइट क्रीम डाल देंगे। ये 200 ग्राम क्रीम है अच्छा, जो इसमें डालेंगे। अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई। माशाल्लाह। बस इसको थोड़ी देर अब ढक करके इसको थोड़ा बनाएंगे। अच्छा, इसे अब हम चलाने के बाद ढक देंगे। ढक देंगे इसको। मैम कितनी देर तक ढकेंगे हम इसे? बस इसे 5 से 7 मिनट इसको 5 से बनाएंगे। 7 हाँ। और मैम आंच जो होगी कम होगी, बस मीडियम आंच पे रख के हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से वाइट चिकन बन गया है। अब मैं बस बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि बस ये 5-7 मिनट खत्म हो और मैं इसे टेस्ट करूँ। तो नाज़रीन, लीजिए देखिए, वाइट चिकन तैयार हो गया है और बहुत ही प्यार और खुलूस से परवीन मैम ने और अबरार सर ने ये अपने मेहमानों के लिए खाना बनाया है। आइए इसका जायका लेते हैं हम आपके साथ। बहुत ही मजेदार और लजीज खाना बना है। तो नाजरीन, देखा आपने कैसे अबरार सर और परवीन मैम ने दिल से, प्यार से, खुलूस से अपने मेहमानों की खातिरदारी करी। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शब ब खैर।